हेलो फ्रेंड। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजी मेडिकल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अस्थमा के बारे में। इंट्रोडक्शन में हम बात करें कि जो अस्थमा है वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, जो कि एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी या फिर क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि कोजेज होती है किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन या फिर एलर्जी की रेस्पॉन्स या फिर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण, जिसके अंदर जो अपना एयरवे है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है और सांस लेने के अंदर हमें तकलीफ होती है, जिस कंडीशन को बोलते हैं डिस्निया। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। अस्थमा इज एन क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयरवे। जो अस्थमा है वो एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है अपने एयरवे की। एयरवे मींस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी हम बात करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट, कोजिंग ऑफ एलर्जिक रेस्पॉन्स ऑफ ब्रोंकाई रिजल्ट इन रिवर्सेबल। जो इसका कोजेज है अस्थमा का वो क्या है? एलर्जिक रेस्पॉन्स या फिर कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसके अंदर क्या होता है जो अपना ब्रोंकाई है या फिर ब्रोंक्यूल्स है उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कोजेज होता है। नेक्स्ट, ये एक रिवर्सिबल डिजीज है। अगर किसी भी पेशेंट को अस्थमा हो रहा है तो कुछ मेडिसिन उसको रिवर्सिबल कर देती है। साथ के साथ अगर कोई भी अस्थमेटिक पेशेंट या अस्थमेटिक केस आ रहा है तो उसको कुछ सम डिजीज जैसे कि मान लो कि ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो उसको ब्रोंकियोडायलेटर अगर अपन दे रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद ही वो क्या है रिवर्सिबल हो जाएगा, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बट कुछ क्लिनिकल कंडीशन के अंदर यह फेटल भी साबित हो सकता है, मतलब घातक। नेक्स्ट, ड्यू टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। इसके अंदर क्या होता है जो ब्रोंक्यूल्स है उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब कि स्पाज्म आते हैं, जकड़न होती है। कंजेशन एंड थिकनिंग ऑफ वाल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस। जो वाल्स है ब्रोंकाई की या ब्रोंक्यूल्स की वो थिक हो जाती है। कंजेशन मतलब कि वहां पे जमा हो जाता है किसका? एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस का। म्यूकस का वहां पे जमा हो जाता है। नेक्स्ट, रिकरेंट अटैक ऑफ डिस्निया एंड विजिंग। जो अस्थमा है वो रिकरेंट अचानक से होने वाला एक अटैक है जिसके अंदर डिस्निया की कंडीशन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, जिसके अंदर क्या होती है डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग के अंदर। नेक्स्ट है वीजिंग साउंड। जो वीजिंग है वो एक साउंड का नाम है जिसको अपन ऑस्कल्टेशन जो प्रोसेस है, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन ऑस्कल्टेशन करेंगे तो इस साउंड को अपन प्रोड्यूस करके स्टेथोस्कोप की सहायता से सुन सकते हैं, या फिर अगर कोई पेशेंट के अटैक आ रहा है उस टाइम पर भी ये जो है साउंड जो प्रोड्यूस होएगा वो अपन आसानी से सुन सकते हैं। ये मेनली एक्सपायरेशन के दौरान ही अपने को देखने को मिलेगा अस्थमेटिक कंडीशन के अंदर। तो हम आगे बात करेंगे डायग्रामेटिक जो अस्थमिक कंडीशन है उसको जानेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि जो लंग्स है उसकी स्ट्रक्चर में या फिर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। जो ट्रेकिया होता है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, तो ट्रेकिया एक पॉइंट पे आके क्या होता है डिवाइडेड होता है टू ब्रोंकियोस के अंदर, जिसको कैरिनी बोलते हैं। जो साइट है वहां पे जहां पे ट्रेकिया डिवाइडेड हो रहा है टू पार्ट्स के अंदर या फिर टू ब्रोंकस के अंदर, तो उसको बोलेंगे कैरिनी। जो वहां से डिवाइडेड हो रहा है उसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकस। जो ट्रेकिया डिवाइडेड हो रहा था टू ब्रोंकस के अंदर उसको बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकस। नेक्स्ट, जब प्राइमरी ब्रोंकस लंग्स के अंदर इंसर्ट करता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद में जो होता है वो लोब्स, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो लंग्स होते हैं वो डिवाइडेड होता है लोब्स के अंदर। तो जब लोब के अंदर अगर ब्रोंक्यूल्स एंटर होते हैं तो उसको लोबर ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट, सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स। जो लंग्स है, लंग्स की जो लोब्स है वो डिवाइडेड रहते हैं सेगमेंट्स के अंदर, और उन सेगमेंट्स के अंदर अगर ब्रोंक्यूल्स या फिर ब्रोंकाई जो है वो एंटर करती है तो उसको सेगमेंटल ब्रोंकाइस बोलते हैं। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो है वो सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स के अंदर जाके विभिन्न जो भाग होते हैं उनके अंदर वो डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट, जो लास्ट है उसको बोलते हैं एल्वियोलार सेक, जिसके अंदर एल्वियोलाई जो है वो प्रेजेंट होती है। और जो एल्वियोलाई है वो साइट है किसकी? गैस एक्सचेंज की। एक एयर फील्ड कैविटी बोला जाता है इसको। जो एल्वियोलाई है वो मेन साइट है गैस एक्सचेंज की। नेक्स्ट हम लोग बात करें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन आता है वो कहां पे आता है? जब ब्रोंक्यूल्स डिवाइडेड होती है, जहां पे जो एल्वियोलार सेक होता है वहां पे एल्वियोलाई है,
जो ल्यूमन है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। जो भी कंडीशन है पेशेंट के अंदर, अगर वो ठीक है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल वे में उसका जो ल्यूमन है वो एकदम करेक्ट साइज में होगा, उसके अंदर कोई भी म्यूकस प्रोडक्शन या फ्लूइड का कलेक्शन नहीं होगा, कोई भी स्पास्मोडिक कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। बट जब अस्थमेटिक कंडीशन आती है तो उसके अंदर जो ल्यूमन है या फिर एयरवे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, टाइटनेस आ जाती है ल्यूमन के अंदर। नेक्स्ट जो ल्यूमन है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, उसकी एबनॉर्मलिटी अपने को साइज के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो ल्यूमन के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर भी एल्वियोलार फ्लूइड या फिर अपन बोल सकते हैं म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाता है, जिससे कि स्वेलिंग अपने को देखने को मिलेगी। इस कंडीशन में ये तो हो गया ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया एबनॉर्मल। एबनॉर्मल के अंदर जो ल्यूमन है वो एबनॉर्मलिटी दिखा रहा है, दूसरा वहां पे स्वेलिंग जो है अपने को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करें जो साइन एंड सिम्टम ऑफ अस्थमा, कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं अस्थमा के ड्यूरिंग अस्थमेटिक अटैक या अस्थमा की कंडीशन के अंदर। चलो जानते हैं। फर्स्ट, वीजिंग, साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, चेस्ट टाइटनेस, जो क्लाइंट है उसकी चेस्ट जो है वो टाइटनेस हो जाएगी। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन, जो एक्सपायरेशन करेगा वो प्रोलॉन्ग यानी कि लंबे टाइम तक करेगा। रोंची, रोंची एक साउंड है जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब कोई व्यक्ति इंस्पायरेशन करता है तब रोंची नाम का जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, डिस्निया, डिफिकल्टी ऑन ब्रीथिंग। हाइपोक्सीमिया, अगर डिस्निया कंडीशन होगी कि डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग के अंदर, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन की जो है डेफिशिएंसी होगी, जिस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। नेक्स्ट, स्वेटिंग, जो क्लाइंट है उसको स्वेटिंग होगी। साइनोसिस, डिकलराइजेशन ऑफ स्किन, अगर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होएगा ब्लड के अंदर तो टिश्यू को सफिशिएंट अमाउंट के अंदर O2 प्रोवाइड नहीं होगी, जिसके अंदर डिकलराइजेशन ऑफ स्किन हो जाएगा। रेस्टलेसनेस, जो व्यक्ति है उसको प्रॉपर रेस्ट फील नहीं होगा। सफोकेशन, व्यक्ति को जो है दम भरेगा। कफिंग, जो कफ प्रोड्यूस होएगा उसको म्यूकस प्रोडक्शन होएगा, वो मेनली अकर होता है इवनिंग के टाइम पे या फिर अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, कभी कभी तो ऑल नाइट भी हो सकता है। इंक्रीज बीपी एंड इंक्रीज हार्ट रेट, जो पर्सन या क्लाइंट है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई रहेगा और जो पल्स है यानी कि जो हार्ट बीट है वो भी उसकी हाई रहेगी। नेक्स्ट, हेडेक, जो व्यक्ति है उसका सिर दुखेगा, जिसके अंदर उसको सिर दर्द होएगा। कंफ्यूजन की कंडीशन आएगी और फीवर प्रोड्यूस होएगा। ये तो बात हो गई इसके साइन एंड सिम्टम्स की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ अस्थमा की। अस्थमा कौन कौन से टाइप का होता है। तो फर्स्ट जो है अस्थमा का टाइप है वो है एलर्जिक अस्थमा या फिर IgE मेडिएटेड अस्थमा, कि वह अस्थमा जिसके अंदर कोई भी एलर्जिक रेस्पॉन्स या फिर अपने को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल रही है, जो कि प्रोड्यूस हो रही है कोई भी एलर्जेन, जैसे कि डस्ट हो गया, ग्रास हो गई, या फिर स्मोकिंग हो गई, या फिर जो ओजोन गैस वगैरह जो भी है जो कि इरिटेंट है किसी व्यक्ति को कोजेज करिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि अनकंट्रोल है, वो भी एक क्या करेगा टाइप है किसका, अस्थमेटिक कंडीशन का। जब ये हाइपर रेस्पॉन्सिव या फिर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है तो सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो हमारे जो है उसके संपर्क में आती है और उस कंडीशन के विरुद्ध वो खड़ी होती है, ताकि जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए इसको IgE मेडिएटेड अस्थमा भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें नॉन एलर्जिक अस्थमा या फिर नॉन IgE मेडिएटेड अस्थमा। इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन E का कोई रोल नहीं होता और ये जो है नॉन एलर्जिक अस्थमा है, इसके अंदर जो कोजिंग फैक्टर है या फिर जो कोजेज है उसको हम लोग क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते कि यह जो अस्थमा है उसका कोजिंग फैक्टर यह है इस एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करें मिक्स्ड अस्थमा। ये जो अस्थमा है इनमें एलर्जेन और नॉन एलर्जेन दोनों टाइप के अस्थमा के साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। जो नॉन एलर्जिक अस्थमा है वो किसी भी टाइप की जो भी रेस्पिरेटरी डिजीज है उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें जो कोजेज है अस्थमा के उनके बारे में, तो जो कोजेज है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हम नेक्स्ट जानेंगे कि क्या क्या है। फर्स्ट, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर हम लोग बात करें
कि मेनली जो कोल्ड एयर है कि एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस तो आते हैं, तो मेनली जो कोल्ड एयर है या फिर कोल्ड एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर जो कोल्ड हो जाता है उसके अंदर अस्थमेटिक जो कंडीशन या फिर अस्थमेटिक जो डिजीज कंडीशन है वो कोल्ड टेम्परेचर के अंदर हमें देखने को ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट है एटमोस्फियर फैक्टर, जो भी पोल्यूशन से या फिर जो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी एलर्जेंस प्रेजेंट है, लाइक डस्ट हो गया, स्मोकिंग हो गई, या फिर जो इंडस्ट्रियल स्मोक हो गई, और जो ओजोन हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर जो भी एलर्जेंट इरिटेंट जो केमिकल साल्ट है या फिर पदार्थ हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर इरिटेंट कर रहे हैं, उनके वजह से भी हमारे को अस्थमा की कोजेज होने की पूरी संभावना होती है। नेक्स्ट है एलर्जिक इनहेलेशन, जो भी कोई भी एलर्जेन पदार्थ है, लाइक हम लोग बात कर सकते हैं कोई व्यक्ति अगर किसी भी एलर्जी की कंडीशन के अंदर, जैसे कि कहीं स्ट्रॉन्ग ओडर हो गई, जो कि इसके अंदर भी आएगा सिक्स्थ वाला जो स्ट्रॉन्ग ओडर एंड परफ्यूम, जो भी स्ट्रॉन्ग ओडर और परफ्यूम्स है वो भी कई बार इरिटेंट होती है, कई लोगों को उनसे एलर्जी होती है। नेक्स्ट स्ट्रेस एंड इमोशन एंड मेंटल अपसेट, कोई व्यक्ति स्ट्रेस कंडीशन के अंदर है या फिर इमोशन जो है वो उसके स्ट्रॉन्ग है, मेंटली अपसेट है, वो एक्साइटेड होता है, कभी कभी हैप्पी होता है और कभी कभी वो जॉय इंजॉय करता है, और कभी वो बिल्कुल सैड कंडीशन के अंदर आ जाता है, तो वो भी एक जो है कोजिंग फैक्टर है अस्थमा का। नेक्स्ट हम लोग बात करें मेडिकेशन, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनकी वजह से कई व्यक्तियों के अंदर एलर्जिक रेस्पॉन्स दिखने को मिलता है, जिसमें कई बार तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कोजिंग होती है, और जो ये कोजिंग करती है वो एक अस्थमा के फैक्टर को इंक्रीज करती है कि उस क्लाइंट को जो है अस्थमेटिक अटैक आने की संभावना है। जो मेडिसिन है उनके अंदर इंक्लूड किया गया NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो कि इन्फ्लामेशन के दौरान किसी व्यक्ति को जो है प्रेस्क्राइब्ड या एडमिनिस्टर करवाई जाती है, जिसके अंदर किसी भी टाइप का स्टेरॉइड नहीं होता। वो ड्रग्स कभी कभी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। ये तो बात हो गई कोजिंग की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ अस्थमा की, कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से अस्थमा जो है वो कोजेज हो सकता है। फर्स्ट फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री के अंदर ये आ गया कि कोई भी व्यक्ति है उसके जो पूर्वज है यानी कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है वन जनरेशन से अदर जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट हो सकती है, तो उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री हमारे को पता होनी चाहिए कि इसके जो पिछले जो भी दादा दादी माता पिता जो भी है उनमें से किसी को जो है अस्थमेटिक कंडीशन जो है देखने को मिली है या नहीं मिली। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ एलर्जन, किसी व्यक्ति को किसी भी टाइप से एलर्जिक है तो हम लोग बात कर सकते हैं कि उस कंडीशन में वो उस चीज़ को अवॉइड करे, या फिर जो हिस्ट्री है एलर्जेंस की उसको वो मद्देनजर रखते हुए ही अपनी परफॉर्मेंस करे लाइफ के अंदर। नेक्स्ट पैसिव स्मोक, कि कोई व्यक्ति खुद स्मोक नहीं कर रहा बट वो उस एरिया में रहता है जहाँ पे स्मोकिंग जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, और कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, तो पैसिवनेस जो है वो हमारे को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अर्बन लिविंग, जो भी व्यक्ति शहर के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे क्या है कि पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से उनको कई प्रकार की जो इरिटेंट फील होती है और सांस लेने के अंदर जो है तकलीफ होती है, सफोकेशन की कंडीशन आती है, वो भी एक रिस्क फैक्टर है अस्थमा का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या फिर इन्वेस्टिगेशन। जो अस्थमेटिक कंडीशन है उसके कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशन है कि वो इंडिकेट करेंगे कि जो पेशेंट है या फिर जो क्लाइंट है उसके अस्थमा हो रहा है। चलो देखते हैं। फर्स्ट, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। नर्सेज का या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटर है उनका जो फर्स्ट काम है वह है क्लाइंट की हिस्ट्री कलेक्शन करना। दूसरा, फिजिकल एग्जामिनेशन की उसके अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर मोस्ट है ऑस्कल्टेशन। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो स्टेथोस्कोप है उसकी सहायता से हम देखेंगे कि कौन सा साउंड जो है उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अस्थमा की दृष्टि से कि जो लंग्स है वो सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री एक प्रोसेस है जिसके अंदर असेस करते हैं कि जो क्लाइंट है उसकी एयर कैपेसिटी जो इनहेल और एक्सेल ब्रीथिंग के अंदर वो कितनी है। नेक्स्ट, एबीजी एनालिसिस एट्रियल
ब्लड गैसेज उसका हम एनालिसिस करेंगे कि उसके अंदर जो है PCO2 और PO2 और अदर जो एलिमेंट्स है उनकी क्या क्वांटिटी है, क्या वॉल्यूम है। नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे एंड SpO2 यानी कि O2 सेचुरेशन, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन लेवल का जो है एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटिव रेट, स्पुटम कल्चर, ब्लड कल्चर एंड यूरिन कल्चर भी हम लोग करवाएंगे कि पेशेंट के अंदर कुछ भी जो है इम्बेलेंसिंग है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, जो अस्थमेटिक कंडीशन है कि उसकी कौन कौन सी स्टेजेज है जो कि देखने को मिलेगी कि अस्थमा जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। चलो बात करते हैं। फर्स्ट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, म्यूकस प्रोडक्शन एंड इन्फ्लामेशन। ये तीनों कंडीशन जो है सर्वप्रथम हमारे को देखने को मिलेगी। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर जो स्पाज्म है या अस्थमेटिक अटैक है जिनके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है एयरवे के अंदर। नेक्स्ट म्यूकस का प्रोडक्शन होता है और इंडिकेशन होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस, जो एयरवे है उसकी रेजिस्टेंस पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, गैस ट्रैपिंग की वजह से हम लोग इंडिकेशन करेंगे कि ये जो है क्या 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 स्टेज है जो देखने को मिल रही है और जो अस्थमेटिक कंडीशन है उस तक कौन से लेवल पर जो है क्लाइंट की जो हेल्थ है वो है। चलो बात करते हैं इंक्रीज एल्यूलर CO2 टेंशन, जो CO2 है उसका लेवल या फिर उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी बॉडी के अंदर, जिस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर कैपनिया। हाइपर कैपनिया जो है उसके अंदर CO2 लेवल जो है वो हाईली इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से CO2 टॉक्सिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है। CO2 टॉक्सिसिटी की वजह से हमारी जो ब्रीथिंग है उसके अंदर शॉर्टनेस आ जाता है। नेक्स्ट जो इंक्रीज हो जाती है हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, जो क्लाइंट है उसके अंदर जो हार्ट रेट है और ब्लड प्रेशर है वो भी अब हमारे को इंक्रीज दिखाई देगा। नेक्स्ट जो क्लाइंट है उसको स्वेटिंग होगी और कंफ्यूजन की कंडीशन होगी, वो किसी भी चीज को सही तरीके से क्लियरिफाई नहीं कर सकता, उसको कंफ्यूजन होगी कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो वो भी एक क्या है, लास्ट स्टेज है अस्थमा की। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर ऑक्सीजन के लेवल पर, तो जो अस्थमेटिक कंडीशन है उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगी एल्वियोलार O2 टेंशन, जिसकी वजह से हाइपोक्सीमिया कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस होगी। हाइपोक्सीमिया मींस ब्लड के अंदर O2 लेवल का डिक्रीज होना। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी फेलियर, अगर O2 लेवल जो है वो हाईली डिक्रीज हो गया है तो रेस्पिरेटरी फेलियर की कंडीशन प्रोड्यूस होगी, जिससे भी अस्थमा जो है कोजेज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो वर्क ऑफ ब्रीथिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मीन्स अगर ब्रीथिंग हो रही है उसका जो वर्किंग है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वो इंक्रीज हो जाएगी। हाइपर इरेक्शन हो जाएगा या फिर एक्सर्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो O2 है और CO2 है उसका एक्सचेंज जो है हाईली हो जाएगा, जिसकी वजह से O2 की कंजप्शन की जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो हमारे जो है ब्लड के अंदर हाइपोक्सीमिया यानी कि ब्लड के अंदर O2 की जो है डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सीमिया, और जो है वो भी एक साइन है किसका, अस्थमा का। तो ये पूरी स्टेप थी या अपन बोल सकते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी थी अस्थमेटिक कंडीशन के अकर होने की। नेक्स्ट हम लोग बात करें मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। तो जो मैनेजमेंट है अस्थमा का वो किस किस टाइप से अपन कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल हो गया, सर्जिकल हो गया और नर्सिंग मैनेजमेंट के द्वारा अपन किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं जो अस्थमेटिक कंडीशन है उसको रिकवरी के लिए। तो फर्स्ट ऑफ अपन बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है कि जो ट्रीटमेंट होता है या फिर जो मैनेजमेंट होता है अस्थमेटिक कंडीशन का या फिर किसी भी डिजीज का, उनको जो है मेडिसिन की सहायता से अगर ट्रीट किया जा रहा है तो वो आएगा मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ ग्रुप्स लेंगे ड्रग्स का जो कि रिलैक्स करता है जो भी ब्रोंकियल जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है उनको, या फिर जो कोई भी डिजीज के अंदर कोई भी डिफिकल्टी हो रही है उसको वो इंप्रूवमेंट करेगा और हेल्थ के अंदर रिकवरी लाएगा। तो फर्स्ट ऑफ अपन बात करते हैं ब्रोंको डायलेटर। ये एक ग्रुप है किसके, मेडिसिन का, जिसके अंदर कुछ मेडिसिन ऐसी होती है या फिर सब मेडिसिन जो है वो अपना एक्शन इस प्रकार दर्शाती है कि जो ब्रोंकियल मसल्स है जो कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई थी अस्थमेटिक कंडीशन के अंदर, उनको ये डायलेट करती है और रिलैक्स करती है, जैसे कि साल्बुटामोल हो गई, एल्बुटेरॉल हो गई।
नेक्स्ट हम लोग बात करें जेंथिव डेरिवेटिव्स, वे ड्रग्स जो डायूरेटिक्स के लिए यूजेज में ली जाती है और जो ब्रोंकाई की मसल्स है उनको रिलैक्स करती है, स्पेशली जो है ब्रोंकियल मसल्स। तो इनके अंदर जो है ड्रग्स यूजेज में ली जाती है उसको बोला जाता है इटोफाइलिन, डेरिफाइलिन एंड थियोफाइलिन। नेक्स्ट हम लोग बात करें एंटीकोलर्जिक जो ड्रग्स है, वह ड्रग्स जो कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है मसल्स के अंदर उनको ओनली रिलैक्स करे, जैसे कि एट्रोपिन सल्फेट हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, वे ड्रग्स जो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है या फिर एंटी एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को जो कि रिड्यूस करती है, वो ड्रग्स कोर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर आती है, जैसे कि मेथिल पेरिडोनिसोलोन हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करें ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स होता है सेल के ऊपर जो कि रिलेक्ट करवा, जो कि हमारे जो लंग्स हैं उनके अंदर या फिर जो भी मसल्स है उनको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है या फिर उनको कंट्रोल करता है। तो ये ड्रग्स जो है उस रिसेप्टर पर एंटागोनिस्ट वर्क करती है, यानी कि इफेक्ट दिखाने, फार्माकोलॉजिकल तो वो क्या इफेक्ट नहीं दिखा रही लेकिन अदर इफेक्ट दिखा रही है जो कि उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ऐसी ड्रग्स को क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। इसके अंदर जो है इन्वॉल्व होगी मेंटेरोक्लास्ट, यानी कि मेंटेलोक्लास्ट जो एक ड्रग्स है वो इसके अंदर यूजेज में आएगी। मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो कि एक नेक्स्ट ग्रुप है मेडिसिन का, जो क्या करता है मास्ट सेल की जो भी एक्टिविटी है उसको इनहिबिट करता है, यानी कि जो मास्ट सेल कुछ भी बार क्या फंक्शन कर रही है उसको वो स्टॉप करता है, जैसे कि क्रोमोलियम सोडियम हो गई। नेक्स्ट आप लोग बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, तो अस्थमा की कोई भी स्पेसिफिक सर्जरी जो है वो नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो जो अस्थमा है उसकी कोई भी स्पेसिफिक सर्जरी नहीं होती है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि कोई भी अगर ऐसी डिजीज या डिसऑर्डर कंडीशन आती है जिसको सिर्फ सर्जरी मैनेजमेंट के साथ साथ मेडिकल मैनेजमेंट के साथ भी अगर ट्रीट किया जा रहा है तो वो आती है बोथ मैनेजमेंट, जिसके अंदर मेडिकल और सर्जिकल इंक्लूड होता है, बट इसके अंदर कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट, जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो नर्सिंग की अहम भूमिका है, जिसके अंदर वो किसी भी क्लाइंट की या फिर कोई भी पेशेंट है उसको रिकवर करवाती किसी भी क्रोनिक या फिर एक्यूट कंडीशन या फिर डिजीज कंडीशन या डिसऑर्डर कंडीशन से। तो इसके अंदर हम लोग एज ए नर्स बात करते हैं कि जो नर्सेज है वो क्या क्या रोल प्ले करती है। फर्स्ट रोल जो है नर्सेज का वो है वाइटल साइन का असेस करना, जो नर्स है वो क्लाइंट की वाइटल साइंस चेकिंग करेगी और जो भी एबनॉर्मलिटी है उसको वो नोट करके डॉक्टर को बताएगी। नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर ये है कि जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो टाइमली एडमिनिस्टर करवाई जाए किसी भी क्लाइंट को। थर्ड इज है जो क्लाइंट है जो अस्थमेटिक कंडीशन है वो जो ब्रोंका डायलेटर का यूज कर रहा है यानी कि इनहेलर का, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग और जो उसको किस तरीके से यूजेज में वो ला सकता है उसके बारे में प्रॉपरली गाइडलाइन यानी कि टीचिंग करवाना। नेक्स्ट जो है स्पेल आउट कर रहा है यानी कि एक्सपेल आउट कर रहा है जो कफ को या म्यूकस को, तो वो जो कंटेनर है वो प्रॉपरली पैक हो ताकि कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है तो वो किसी भी अदर जो रिलेटेड है क्लाइंट से उनके अंदर ट्रांसमिट ना हो सके। नेक्स्ट जो है जो क्लाइंट है उसको प्रॉपरली टाइमली रेगुलर पोजीशन जो है वो चेंज करवानी चाहिए। जो इस कंडीशन अस्थमेटिक कंडीशन के अंदर बेस्ट पोजीशन जो है वो है फोवलर एंड सेमी फोवलर पोजीशंस। नेक्स्ट हम लोग बात करें जो नर्सेज है उसका एक अहम रोल भी होता है कि वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है क्लाइंट को प्रोवाइड करवाया जाए। और हम लोग बात करें अस्थमेटिक कंडीशन के अंदर जो SpO2 लेवल है एंड जो ABG एनालिसिस है वो टाइमली किया जाए ताकि जो भी O2 एब्स्ट्रक्शन आ रही है, O2 की कमी आ रही है बॉडी के अंदर तो उसको पता कर सके और O2 जो है उसको प्रोवाइड करवाई जाए। तो ये तो हो गई मेनली नर्सिंग मैनेजमेंट की, लेकिन उसके बाद में जो क्लाइंट है उसको नर्सेज द्वारा हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है कि क्लाइंट को किस तरीके से कौन सी डिजीज है उससे प्रिवेंट किया जा सके या फिर उससे होने वाली कोई भी जो रिलेटेड डिजीज है या फिर अदर डिजीज है उनके बारे में भी उनको बताया जा सके कि किस तरीके से वो प्रिवेंट हो सकते हैं। जैसे कि अस्थमेटिक कंडीशन के अंदर क्लाइंट को बताया जाता है कि जो वो प्रॉपर जो है
जो मास्क का प्रयोग करे और जो म्यूकस को एक्सपेल कर रहा है उसको वो प्रॉपर एक कंटेनर के अंदर ही एक्सपेल करे, लेकिन उसको प्रॉपरली वो कैप्ट रखे यानी कि बंद रखे। अदर जो है वो वार्म वाटर का जो है यूजेज करे, हेल्दी जो है फूड्स वगैरह फूड कंटेंट जो है वो इनटेक करे या फिर ईट करे। नेक्स्ट जो है क्लाइंट है उसको और जो क्लाइंट के अटेंडेंट है उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है लाइक जैसे कि ग्लव्स हो गए या फिर मास्क वगैरह हो गए वो प्रोवाइड करवाए जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करें हेल्थ एजुकेशन के अंदर जो क्लाइंट है उसको रेगुलरली चेकअप के लिए भी बुलाया जाए कि अगर आपको किसी भी टाइप का अगर कोई भी संकेत हो अपनी डिजीज कंडीशन से यानी कि अपनी हेल्थ से रिलेटेड तो वो प्रॉपरली आके गाइडलाइन ले डॉक्टर से बात करे। तो ये हो गया हेल्थ एजुकेशन। होप आपसे आशा है कि आपको हमारा वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा।